कैसे हैं आप लोग? चलिए आज एक चीज देखते हैं। ये मेरे पास एकदम सीधा पेन है और जैसे ही हम इस बोतल में डालते हैं ये पेन हो गया टेढ़ा। क्यों हो गया टेढ़ा? नहीं पता? कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर लेते हैं। ये स्केल को जैसे हमने पानी में डाली टेढ़ी सी लग रही है, लेकिन ये तो है सीधी, एकदम टेढ़ी लग रही है। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ? ये कोई भी चीज अगर हम बकेट में डालते हैं तो आप देखते हैं उसको ऊपर दिखाई पड़ता है, सिक्का जो डालते हैं ऊपर दिखाई पड़ता है, या हम पेंसिल वगैरह जब पानी के ग्लास में डालते हैं तो वो कुछ बेंड दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है? सही कहा आपने, रिफ्रैक्शन की वजह से। ये जो फिनोमिना होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता क्या है, मेन बात ये मैं समझनी है पहले कि अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर कि when the ray of light enter from one medium to another medium, they change their speed according to their density. The changing of speed known as refraction. ओके, एक यहाँ पे एक्टिविटी देख लेते हैं, पहले इसको हिंदी में सुन लेते हैं एक बार। कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति का परिवर्तन उसका अपवर्तन कहलाता है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं ध्यान से कि कैसे कर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, और यहां से हम टॉर्च की लाइट को फोकस कर रहे हैं। तो जो रे ऑफ लाइट आएगी यहां तक आएगी, दैट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, अभी हम इन चीज को बताएंगे कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है, तो ये सब चीजें बताएं। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट रे, इमर्ज्ड रे और रिफ्रैक्टेड रे होती है। चलिए उसको हम बाद में देखते हैं। तो जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे एंटर करती है वो बेंड हो जाती है, और कैसे बेंड होती है ये देखते हैं। जैसे ये नॉर्मल रे है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये इसमें कुछ अंदर की तरफ मुड़ जाती है ऐसे, ठीक है। अब ये इनसाइड ही क्यों टर्न हुई? ऐसे आउटसाइड भी टर्न हो सकती थी। नॉर्मल है तो ये आ रही ना, ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये इनसाइड टर्न हुई, ऐसे भी जा सकती थी। इसका एक फिनोमिना है, समझ लेते हैं। जैसे कि हमें यहां से लेकर के ऐसे और ऐसे यहां तक जाना है, ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमें पहुंचने में जो टाइम लगेगा, लेकिन सपोज करिए कि क्या हुआ है कि जिस व्हीकल से हम जा रहे थे उसकी स्पीड कम हो गई, या उसकी स्पीड किसी रीजन से कम करनी पड़ी, तो हमें पहुंचना उसी टाइम है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे। ऐसे जितनी स्पीड कम होगी उतना शॉर्टकट लेकर के निकलेंगे, जिससे कि हम टाइम पर पहुंच सकें या उस डिस्टेंस को उतनी ही कम टाइम में कंप्लीट कर लें। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्पीड कम होती है वैसे वैसे डिस्टेंस भी कम हो रही है, ठीक है। सेम थिंग यहां पर है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, डेंस में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, रेयर में ज्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये अवे हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि ऐसे बेंड होगी। लेकिन हमने कौन सा एग्जांपल लिया है कि एयर लिए, तो एयर में क्या हो, रेयर मीडियम है ये, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं विरल माध्यम। इसको भी लिख देते हैं विरल माध्यम। और ये एयर से जा रही है ग्लास में, ग्लास कैसा है, डेंसर है, यानी कि सघन माध्यम, इसको कहते हैं सघन माध्यम। यानी कि आप देखिए जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर एंटर करेगी तो ये एक विरल माध्यम से सघन माध्यम से, यानी कि यहाँ पर इसके पार्टिकल्स दूर दूर थे एयर के, विरल माध्यम रेयर मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं, वहां पर रे ऑफ लाइट जो होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन जब ये डेंसर मीडियम में आता है
तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम के पार्टिकल पास पास होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा आती है, यहाँ पे स्पीड कम हुई है। सेम थिंग, जब स्पीड ज्यादा आती है तो आराम से जाएगा, लेकिन जैसे ही स्पीड कम होती जाएगी वैसे भी डिस्टेंस भी कम होती जाएगी। सेम थिंग हियर, जैसे ही स्पीड में चेंज हुई वैसे ही इसने अपनी डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस ना कवर करके इस डिस्टेंस को ले लिया। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही डिस्टेंस कम होती जाएगी, और जितना ही ज्यादा रेयर मीडियम होगा उतनी ही डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। या हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो ये टुवर्ड नॉर्मल किधर मूव करती है? टुवर्ड नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है। और जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल लाइन से दूर जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, ये इसका रिफ्रैक्शन होना चाहिए एक्चुअली में, लेकिन जब ये रेयर से डेंसर में आई है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये बना हुआ है नॉर्मल, और अब यहाँ पे डेंसर से रेयर में आएगी, फिर से एयर में आएगी, तो ये नॉर्मल ऐसे होनी चाहिए, लेकिन नहीं ऐसे जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से उतना ही दूर जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से ओवरऑल देख लेते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करती है तो इसकी स्पीड डेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है, और जब डेंसर टू रेयर मूव करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन के केस में आए थे, टू रूल्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे सेम प्लेन पे होती है। तो ये वाला रूल दोनों कैटेगरी में सेम है। यहाँ पर भी इंसिडेंट रे दिस वन, रिफ्रैक्टेड रे दिस वन और नॉर्मल रे दिस वन सेम प्लेन पर है, एक ही तल पर है। यानी कि देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये एक ही तल पर होंगे। फिर से देख लेते हैं। पहला रूल जो है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ले ऑन सेम प्लेन। अब सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते। सेकेंड रूल अलग है। अब सेकेंड लॉ की देखते हैं। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका डिस्कवर जो किया था वो स्नेल ने किया था, और उनकी रिस्पेक्ट में इनको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। स्नेल्स लॉ में क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। ये एंगल जो होता है जहां पे इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ में एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जहां पे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनाती है तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑल एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant value for a given pair of media। यानी कि जब हम किसी एक स्पेशल पेयर ऑफ मीडिया की बात करते हैं तो उसमें साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आपतित कोण का ज्या और परावर्तित कोण की ज्या हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपतित कोण परावर्तित कोण की यहाँ पे एक मीडियम की बात की गई है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होके उसके हिसाब से कांस्टेंट रहेगी। जैसे समझ लीजिए कि अभी हमने बात की एयर टू ग्लास की, ठीक है, हमने हवा से कांच में आने की बात की। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी यही कांस्टेंट वैल्यू एयर से ग्लास में नहीं, एयर से वाटर में नहीं होगी, इसकी अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अलग अलग मीडियम में चेंज होगी। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर से सुन लीजिए। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट
and the sine of angle of refraction always constant for a given pair of medium, यानी कि जो मीडियम दिया गया उसके लिए कांस्टेंट है, सेकेंड मीडियम में वो चेंज होगी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो रेशियो यहां पर होगा एयर टू ग्लास में, वही रेशियो एयर टू वाटर में नहीं होगा, लेकिन एयर टू ग्लास में हमेशा रेशियो सेम ही होगा, यानी गिवन मीडियम में सेम होगा। तो आई होप दोनों रूल क्लियर हो गए हैं। दोनों रूल एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले रूल में क्या कहा गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही प्लेन पर है, सेम प्लेन पर है। और सेकेंड रूल में क्या कहा गया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, यानी कि आपतित कोण का साइन और परावर्तित कोण का साइन हमेशा एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी एक जोड़े के लिए, किसी एक दिए गए मीडियम के लिए। तो यहाँ पर भी हमने एक वर्ड यूज किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, इसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक, इसका क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली में कि जैसे अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि ये लाइट एयर टू ग्लास ट्रांसफर हो रही है, यानी कि अगर इसको हम मीडियम वन कह दें और इसको हम मीडियम 2 कह दें, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि इन दोनों ही मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोले या मीडियम 1। सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि सेकेंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि हमने यहाँ पर एयर और ग्लास लिया है। आप इसको नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं कि कॉमन वैल्यू में, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया जाए, ग्लास के अलावा वाटर हो सकता है या फिर डायमंड हो सकता है या फिर रूबी हो सकता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन इन मीडियम, जो भी मीडियम लिया जाएगा। तो इसको कॉमनली हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि इसको हम लिखते हैं सी, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि वी, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन मीडियम एम, ठीक है, एन एम इक्वल सी अपॉन वी। आपने बुक्स में देखा होगा कहीं कहीं पे एन 1 2 करके लिखा हुआ है, या फिर कहीं कहीं पर ऐसे लिखा 1 एन 2, ठीक है, या फिर से हमने एयर और ग्लास की बात की है तो कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे लिखा हुआ ANG। तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने का तरीका अलग है। इसमें लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मीडियम टू सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर टू ग्लास। तो कोई लिखने का कुछ भी तरीका हो सकता है। एम का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के लिए फ्रॉम एयर, जो कॉमन वैल्यू में फॉर्मूला यही लिखा जाता है NMC अपॉन वी। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए डायरेक्ट एयर से, क्योंकि मोस्टली होता है क्या है, जब हम रे ऑफ लाइट आती है वो एयर से ही मीडियम में एंटर करती है। बहुत ही कम कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वाटर टू ग्लास एंटर कर रही है या फिर ग्लास टू वाटर एंटर कर रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहला मीडियम मोस्टली एयर ही होता है। तो इस बेस पे ये फॉर्मूला बनाया गया है NM इज इक्वल टू C अपॉन V। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि हवा में प्रकाश की गति, और V उस वस्तु में, उस मीडियम में प्रकाश की गति। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझ में आया है, इसको हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति हवा में और प्रकाश की गति उस माध्यम में जिसमें वो प्रवेश कर रही है, उन दोनों के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहा जाता है।
और एक बात, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान समझ लीजिए कि जिस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है, स्पीड उसमें उतनी ही कम होती है। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखेगा वो उतना ही डेंसर मीडियम होगा, और जितना डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। यानी कि वेरी सिंपल है कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दिखाएगा और रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दिखाएगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का या वैक्यूम का होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट बहुत ही स्पीड में चलती है। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.42। इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो रिफ्रैक्शन होता है, इसीलिए बार बार चमकता रहता है, बहुत तेजी से ग्लो करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा, उतना ही सघन होगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और आगे के टॉपिक भी आपको टाइम से मिलते रहे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।